Hello everyone, this is going to be the third part of the series in which I was discussing CUET PGLLB questions. First of all, sorry that मैंने 3 दिन लिए इस पार्ट को अपलोड करने में, बट यार रियली आई वॉज रियली ऑक्यूपाइड, प्लस ये क्वेश्चंस मुझे ढूंढने में और ऑप्शंस फिगर आउट करने में टाइम लगा, राइट? सो थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस पार्ट. प्लस या हमने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 35 तक लिया था. दिस पार्ट में आई विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 36. और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट वंस एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस पार्ट. सो लास्ट पार्ट 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस कर लिया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं. सो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का. सो ये क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर सेलिंग 20 balls, a shopkeeper finds that his profit is equal to the cost price of 4 balls. What is his profit percentage? So basically 20 बॉल शॉपकीपर बेचता है, उसको प्रॉफिट होता है जो कि 4 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है. तो हमें पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. सो ऐसे क्वेश्चन की 2 अप्रोच हो सकती है. एक तो सिंपल अप्रोच जो हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है हमारे पास वो होता है SP माइनस CP एंड लॉस हमारे पास होता है CP माइनस SP. यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 4 CP का, मतलब 4 बॉल्स का ना, तो 4 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस का. तो अगर एक बॉल का हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 1 CP, तो 4 बॉल का कितना हो जाएगा? 4 CP. SP हमारा होगा 20 SP हो जाएगा. और CP क्योंकि यहाँ पे 20 बॉल्स हमने बेची तो ऑब्वियसली हमने 20 बॉल ली भी होगी, तो इसलिए CP के लिए हमारे पास 20 बॉल की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. और अगर हम जब इसे इक्वेट करेंगे तो जाएगा बस 20 SP इक्वल्स टू 24 CP. और अगर हम SP अपॉन CP निकालेंगे तो आ जाएगा बस 24 अपॉन में 20 कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/10. सो यहाँ हमें दिख रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है 10 पे, राइट? तो 2 का प्रॉफिट हुआ, 12 माइनस 10 2 हुआ, कितने पे हुआ? 10 पे. तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा बस 20%. एक मेथड तो ये हो गया. सेकंड मेथड ये हो गया कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा CP पे कैलकुलेट करते हैं, राइट? हम क्या लिखते हैं उसमें? बेस हमारा CP रहता है, ऊपर लिखते हैं हम SP माइनस CP जो कि हमारा होता है इक्वल टू प्रॉफिट, राइट? सो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट हमारे पास 4 CP ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20 बॉल्स की, ऑब्वियसली जितनी अगर SP 20 बॉल्स की है तो हमने ली भी तो 20 बॉल्स ही होगी ना, राइट? ऐसा तो नहीं हम 15 बॉल लेकर के 20 बॉल बेच रहे हैं या उससे ज़्यादा बॉल लेकर के 20 बॉल बेच रहे हैं. तो ऑब्वियसली हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 20 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस की इक्वल ही होगी. तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे परसेंटेज तो ये हो जाएगा मतलब 1/5. इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बस 20% अगेन. दोनों ही मेथड ठीक है. आपको जो अप्रोच सही लगे आप उससे कर सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर B, 20% का प्रॉफिट हुआ है इसमें, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 37 था, arrange the following types of computers in ascending order, lowest to highest based on their proceeding speed and cost. So हमें speed and cost के basis पे ascending order में इन 4 type of computers को arrange करना है. So हमें पता है जब हमारे पास घर पे जो भी हम पर्सनल लैपटॉप होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, हमारा टैबलेट होता है, हमारे पास मोबाइल होता है, वो सारे ही हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, राइट? सो ये तो हमारे पास जाएगा फर्स्ट. उसके बाद हमारे पास उससे थोड़ा बेटर स्पीड, बेटर स्टोरेज, बेटर डेटा ट्रांसफर में हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर, जो हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस टू मिड रेंज बिजनेसेस में यूज़ होता है, राइट? सो हमारे पास 2 हो जाएगा मिनी कंप्यूटर. फिर आ जाएगा हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं कि उससे भी बड़ा नेटवर्क होता है, लाइक बहुत मल्टीपल कंप्यूटर्स जो एक साथ काम कर रहे होते हैं. लाइक हमारे पास बैंक्स में होता है, बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. देन हमारे पास लास्ट आता है, हमारे पास 4th आता है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली ये आम लोग तो यूज़ नहीं करते, ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ आता है या कुछ बाकी जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, बहुत हैवी कैलकुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा हमारे पास इक्वेशंस होती है और अगर उसे हमें सॉल्व करना होता है तब हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है और सबसे ज़्यादा स्पीड भी बहुत इसकी ही होती है. सो अब अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो B हमारा सबसे पहले आएगा जो हमारा मिनी कंप्यूटर है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर है. देन हमारे पास आएगा A मिनी कंप्यूटर, देन हमारे पास आएगा D एंड देन हमारे पास आएगा C, राइट? नाउ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38, राइट? इसमें हमें दिया हुआ है द SCF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर LCM. वेट अ मिनट. या सो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है द SCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12
SCF हमें 12 दिया हुआ है, एंड देयर LCM इज 360. इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 12, फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स. सो हम कोई भी नंबर x एंड y मान लेते हैं, x एंड y मान लिया हमने नंबर, तो हमें उनका LCM दिया हुआ है 12 एंड SCF दिया हुआ है 12 एंड LCM हमें दिया हुआ है 360. तो हमें एक प्रॉपर्टी तो पता है कि LCM इनटू SCF हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट, x एंड y. सो हमारा LCM एंड SCF हमारा दिया हुआ है 360 इंटू 12, ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई विल बी इक्वल टू, हमारा हो जाएगा 4320, राइट. देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. लाइक हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो हमें यहाँ पर बेसिकली a प्लस बी पूछा गया है, राइट. फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स. a प्लस बी पूछा गया, तो हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला तो यही होता है, बट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास a b की सेपरेट वैल्यू तो नहीं दी हुई, बट a b तो हमें पता लग गया यहाँ से, ठीक, राइट. 4320 होगा, राइट. सो अब हम इसे क्या करते हैं, इसे अब a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड को. तो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस 2ab प्लस 2ab, ताकि ये दोनों न्यूट्रलाइज, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें और हमारा इक्वेशन की वैल्यू तब भी सेम हो. तो अब अगर हम इसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, माइनस 2ab को उठा करके इसके साथ ले आएंगे और 2ab एंड 2ab को एक साथ करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab. और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर. यहाँ पे हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 4ab. अब हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है, राइट, 12 का स्क्वायर प्लस 4ab हमें निकाला है, तो 4ab हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4320, राइट. इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 12 का स्क्वायर, तो हमारे पास होगा 144, और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 17280, और ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 17424, राइट. a प्लस बी का होल स्क्वायर, पर फिर हमें इसका रूट लेना पड़ेगा, रूट लेंगे देन हमारे पास a प्लस बी का सम आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 132. तो आंसर होगा इसका b 132. देन हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, क्वांट का बोलेंगे, बट इन्होंने वैसे मैच द फॉलोइंग बना दिया इसे, राइट. लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ट्रायंगल दे रखे हैं एंड राइट हैंड साइड में हमें प्रॉपर्टीज दे रखी है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, राइट. इक्विलेटरल, लिटरल का मतलब होता है लेंथ, इक्वल का मतलब होता है इक्वल. तो हमारे पास सारी लेंथ इक्वल होती है, क्योंकि लेंथ इक्वल होती है तो ऑब्वियसली इसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा. तो हम मैच करते हैं, फर्स्ट हमारा मैच होगा ऑल 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल. तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारे पास 2, राइट, फर्स्ट का 2, तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन होगा. फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास होता है, जो ये ट्रायंगल हो उसकी 2 साइड्स अगर सेम हो तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो ये हमारा हो जाएगा 2 का हो जाएगा हमारे पास 3, तो 2 का 3 ये हो जाएगा. तो ऑप्शन आंसर तो हमें ये पता लग गया, बट ओके, स्केल इन ट्रायंगल हमारे पास होता है जहाँ पे तीनों ही जो साइड्स होती हैं और एंगल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, राइट. ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमें पता है ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जो इसका बेस और लेंथ होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, सॉरी, और ये मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. Now question number 40. In a certain code language, man is coded as 28, cow is coded as 41. Following the same logic, what is the code for cat? So हम देखते हैं man, इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है, जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं A B C D E F G H I J ऐसे करके Z तक, ये हमारा हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 26 तक. तो हमारे पास अगर हम मैन का निकालेंगे तो M हमारे पास होता है 13, A होता है हमारे पास 1 एंड N होता है हमारे पास 14. तो ये हमारा ऐसे बन रहा है 28, राइट. हमें लॉजिक तो इसमें समझ में आ गया. तो पर अगर हम काउ का भी निकालना चाहे तो काउ का भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, बट अगर फर्स्ट में इंस्टेंस में अगर हमें पता लग रहा है कि अच्छा ये लॉजिक लगा करके इन्होंने 28 निकाला है, तो हम सीधे इस पे जंप कर सकते हैं कैट पे. तो कैट का अगर हम करेंगे तो C A T, C आता है हमारे पास 3 पे, A आता है हमारे पास 1 पे, T आता है 20 पे. तो हमारा हो जाएगा 24. तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर C 24. So ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41. इन अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर. जो हमारे पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं 6
आई गेस एग्जाम में तो 4 या 5 थे, बट मेरे को ये मिले तो मैंने ले लिए, ठीक है। उससे आपका आंसर चेंज नहीं होगा, जो लॉजिक तब लगा था वही लॉजिक अभी भी लगेगा, राइट। सो इसमें देखते हैं कि लॉजिक क्या है। इसमें दिया है सैलरी, रिक्रूटमेंट, एजुकेशन, प्रमोशन, स्कूल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा लग रहा है किसी लाइफ के बारे में बात हो रही है, लाइक एक स्टूडेंट की लाइफ की बात हो रही है, या वो स्कूल से स्टार्ट करता है, वहाँ एजुकेशन लेता है, राइट। एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट लेता है, सॉरी उससे पहले होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं उसे, एम्प्लॉयमेंट से मिलती है उसे सैलरी, सैलरी से के बाद उसका होता है प्रमोशन, राइट। इस सीक्वेंस में ही होती है चीज़, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट होना चाहिए स्कूल, क्योंकि स्कूल से स्टार्ट कर रहा है, तो स्कूल 5 5 5 5 ए बी सी 3 ऑप्शन। ओके, लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा प्रमोशन ही होगा, राइट। तो 4 शुड बी द लास्ट वन। सो 4 हमारा इस ऑप्शन में से, ये तो ऑप्शन ए सही होगा, बट ओके देख लेते हैं हम इसमें। 5th हमारा है स्कूल, फर्स्ट स्कूल है हमारा, देन 3rd एजुकेशन, स्कूल से हमें मिला एजुकेशन, फिर हमारे पास सेकेंड से हमें रिक्रूटमेंट मिला, देन 6th एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद हमें मिली सैलरी, सैलरी से के बाद हमारा होगा प्रमोशन। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट वन। ये अगेन मैच द फॉलोइंग है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑथर दिए हुए हैं एंड राइट हैंड साइड में हमारे उनकी लिखी हुई है बुक्स दी हुई है। तो हमारी जो फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने लिखा था हिंसा राज। बिपिन चंद्र की बुक है हमारे पास, पता है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो अभी भी मिलती है, लाइक हम लोग जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है, मतलब वो इसी बुक से पढ़ते हैं। मैं भी इसी बुक से पढ़ रहा हूँ। देन हमारे पास भगत सिंह की बुक है वाई आई एम एन एथीस्ट, ये भी फेमस है। सो अगर हम चेंज करें तो फर्स्ट का हो रहा है हमारे पास थर्ड से, फर्स्ट का थर्ड से, ये दोनों। महात्मा गांधी फोर्थ से, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड से, एंड फोर्थ का 1 से। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट वन। देन हमारे पास ये आता है अगेन कंप्यूटर से, मैच द फॉलोइंग। तो इस बार काफ़ी सारे थे। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइसेस दे रखे हैं, राइट हैंड साइड में उनके फंक्शन दे रखे हैं। तो मॉडम होता है हमारे पास मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, राइट। सो इसका काम होता है हमारे पास, ये होगा कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग, राइट। जो हमारे घर में मॉडम होता है जहाँ से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, वो उसका काम यही होता है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल, राइट। देन हमारे पास होता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है द स्पेसिफिक सर्किट दैट वेरीज अ कैरियर सिग्नल, राइट। फिर हमारे पास रिपीटर का काम होता है रीजनरेट सिग्नल्स टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। रिपीटर हमारे घर में भी कई बार जब हमें एक पॉइंट पे वाईफाई के कनेक्शन सिग्नल्स ने स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाते थे हमारे पास, हमें कई बार रिपीटर लगाने पड़ते हैं। रिपीटर का काम ये होता है रीजनरेट, जो फर्स्ट वाईफाई है उससे सिग्नल लेगा और उससे स्ट्रेंथन करके आगे प्रोड्यूस करेगा, तो उसका काम यही होता है टू रीजनरेट सिग्नल्स टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेज, राइट। हमारा लास्ट बचा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर होता है ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड टू मशीन कोड। फर्स्ट का हो गया हमारे पास थर्ड, सेकंड का हो गया हमारे पास फोर्थ, राइट। थर्ड का हो गया हमारे पास 1, फोर्थ का हो गया सेकंड। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट वन। नाउ ये है हमारा सिनोनिम। चूज अ वर्ड दैट इज सिनोनिम फॉर गैलेंट। गैलेंट हमारा होता है शिवरस, टिमिड, एरोगेंट, पैसिव। शिवरस होता है हमारे पास थोड़ा जनरस बोल सकते हैं, ब्रेव बोल सकते हैं, करेजियस बोल सकते हैं, राइट। टिमिड होता है उसका ऑपोजिट, टिमिड होता है थोड़ा डरपोक। एरोगेंट होता है घमंडी। पैसिव होता है लाइक जिसे सही या गलत दिख भी रहा हो तब भी वो लाइक लेट इट बी टाइप वाला पर्सन रहता है कि होने दो, तो हुआ। तो गैलेंट का यहाँ पे तो शिवरस फर्स्ट ऑप्शन से ही जाएगा, राइट। उसका क्योंकि मतलब होता है ब्रेव, सो या फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, राइट। ना ये हमारा साइंस में बायो से बोल सकते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास ये बायोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। जो हमें दिया है फेलिन, वर्टिब्रेट्स, मैमल एंड कैट, राइट। तो सबसे टॉप पे होंगे हमारे पास, टॉप पे आएगा हमारे पास वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऑब्वियसली वो होते हैं वर्टिब्रेट्स जिनके ऊपर बैकबोन होती है, स्पाइन होती है, राइट, वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। देन हमारे पास उसके नीचे आते हैं मैमल्स, the animal or like anyone who can produce milk come under this mammal category। उसके बाद हमारे पास होता है कैट, एंड कैट की ही फैमिली में आता है हमारे पास फेलिन। तो सबसे टॉप पे होगा हमारा वर्टिब्रेट मतलब 2, देन 3, राइट, देन कैट, सॉरी देन फेलिन, देन आता है हमारे पास ये। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ये हमारा था इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। इसमें हमारे पास असर्शन एंड रीजन है, जैसे कि पहले की वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था, ये भी वैसे ही काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस बेस पे। इस वजह से ही इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा टफ इस वजह से ही लगा क्योंकि वो लेंथी था। उसमें एक एक क्वेश्चन में हमारे पास कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, लाइक ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे पास 4 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, हमें हर उसमें 2-3 सॉल्व करने पड़े तब जाके हमारे पास आंसर निकला, राइट। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन देखा
और वो सिर्फ टिक कर दिया और ऐसा ईजिली हो गया, नहीं, हमें बाकी ऑप्शन भी सॉल्व करके फिर हमें कंक्लूड करना पड़ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो इसमें हम देखते हैं द एंगल बिटवीन अ सेक्शन में द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:10 इज एग्जैक्टली 35। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 30h माइनस 11/2m। अगर हम यहाँ पे 30h डालेंगे, h है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 11/2। मिनट हमारे पास दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 90 माइनस 55 इक्वल्स टू 35 डिग्री। सो ये तो सही है हमारे पास, असर्शन तो सही है। यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है द एंगल थीटा बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला दिया है क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, जो ओरिजिनली क्वेश्चन पेपर में आया था तो वो मुझे नहीं मिल पाया, मैंने बहुत ट्राई किया बट वो नहीं मिल पाया मुझे, ना ही मैं उसे याद कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें याद है बट एग्जैक्टली मैं उसमें पुट करके देख रहा हूँ तो आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो मैं सोच पा रहा हूँ वो तो ऑब्वियसली नहीं है। पर वो जो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, लाइक एग्जाम में दिया हुआ था, उसमें अगर आप ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, उसमें एक्स एंड वाई के फॉर्म में इक्वेशन होनी थी। अगर हम उसमें 3 एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 10 लिख करके देखते तो भी हमारे पास 35 डिग्री ही आ रहा था। तो ए एंड बी दोनों ही सही थे उस केस में भी, और यहाँ पे भी सही है क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि यही फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालते हैं, तो यहाँ पे तो है ही करेक्ट। बट एग्जाम में भी जो दिया था वहाँ पे भी अगर आप पुट करके देखते हैं तो दोनों ही सही थे। तो इसमें क्या होगा आंसर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। अगेन कंप्यूटर से तो काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, देखते हैं। Question number 47. Match the software tool with its primary function: compiler, interpreter, linker and translator. ये थोड़ा easy तो नहीं बोलूँगा ये, ठीक है। कंपाइलर का काम होता है ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस, या ओके। तो फर्स्ट हमारा होता है कंपाइलर का होगा सी से। इंटरप्रेटर का होता है हमारे पास कन्वर्ट्स कोड लिंक बाय लाइन एंड एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है हमारे पास जो कोड्स होता है उन्हें कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन और उसे एग्जीक्यूट करता है, वो होता है कंपाइल। लिंकर होता है हमारे पास combines object files and libraries into a single executable file or format. Translator होता है हमारे पास D, a general term for any program that converts code between languages. ये तो पढ़ के भी समझ में आ रहा है। तो फोर्थ का D ही होना चाहिए, फोर्थ का D है, ओके, 2 में D है। एंड देन फर्स्ट का C होना चाहिए, फर्स्ट का C, सेकंड का A, राइट, थर्ड का B, सो ऑप्शन नंबर B वुड बी द राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, अगेन ये हमारे पास कंप्यूटर से था। Which of the following components are classified as non-volatile memory? हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी हमारे पास 2 टाइप की होती है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी सिस्टम को जब हम रन करते हैं, राइट, उसमें 2 तरह की मेमोरी यूज़ हो रही होती है जब वो ऑपरेट हो रही होती है। एक होता है हमारे पास स्टोरेज मेमोरी और एक दूसरा हमारा होता है जो प्रोग्राम को रन करना होता है, जिसे हम रैम बोलते हैं। रोम होता है जो उस सारे प्रोग्राम को स्टोर जहाँ पे रहता है और जब हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं तब वो रैम में आकर के एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो वॉलेटाइल वो होता है कि आपने अगर सिस्टम बंद किया एंड देन अगर आप उससे चालू करोगे तो वो वहाँ से चालू नहीं होगा जहाँ पे आपने बंद किया था, राइट। तो ये वॉलेटाइल तो हमारे पास होता है रैम, लाइक आपने अगर कोई पीसी में गेम खेला, कोई सॉन्ग चलाया, कोई यूट्यूब पे वीडियो चलाया, राइट, अगर जस्ट इन केस पावर कट हो गया तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ठीक है। बट जब आप उसे खोलते हैं तो वो विंडोज़ हमारे पास वहाँ से नहीं खुलती, हमारे पास जो बेसिक होता है स्टार्टअप वहीं से स्टार्ट होता है, राइट। तो वो वॉलेटाइल, सो वो हुआ हमारे पास नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल होता है हमारे पास रोम या फिर हार्ड डिस्क, ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होती है। लाइक इसके जो भी हमारे पास स्टोरेज में जो भी डेटा रहता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो जाता नहीं है। एंड रैम और कैश मेमोरी में जब तक हम इसे चला रहे होते हैं सिस्टम को तब तक इसमें स्टोर रहता है। जैसे हम उसे टर्न ऑफ करते हैं या सिस्टम बंद हो जाता है किसी भी तरीके से, तो वो रैम एंड कैश मेमोरी की जो डेटा होता है या प्रोसेस होता है वो रुक जाता है और देन हम रीस्टार्ट जब करते हैं तब वो दोबारा से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि पूछा है तो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल में होगा, नॉन वॉलेटाइल में होगा रोम एंड हार्ड डिस्क। तो 2 and 3 शुड बी द राइट आंसर। Then 49, question number 49 में which of the following is the most appropriate synonym for the word dormant? Dormant हम पढ़ते रहते हैं, राइट, ज्वालामुखी से लेकर के ऐसे न्यूज़ में पढ़ते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट होगा या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए तो ये इजी वर्ड था। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, राइट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। नो ये है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें जो फ्रैक्शंस थे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने। सो ये क्वेश्चन करने के भी 2 मेथड है।
एक तो हमारे पास जो भी, अगर आपको याद है 1/2 क्या होता है, 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 क्या होता है, 1/5, ऐसे करके 1/15 तक अगर आपको वैल्यू याद है तो ये ईजी था, राइट। 1/2 पता है मेरे पास 0.50 या 50% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम बोल सकते हैं। 1/3 हमारे पास होता है, 2/3 निकालना है तो 1/3 हमारे पास 33.33 होता है, तो 2/3 हमारे पास हो जाएगा 66.66%। ऐसे ही 1/4 हमारे पास 25% होता है, राइट। 5/6 होता है हमारे पास, 1/6 होता है हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग, तो 5/6 हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 16.7 अराउंड, सो ये हमारे पास हो जाएगा 83.33 समथिंग, ये 5/6। देन हमारे पास 3/8 होता है, 1/8 होता है हमारे पास 12.5, तो 3/8 हो जाएगा हमारे पास 37.5%। सो अगर हम ऐसे लगाएंगे तो हमारा सबसे लीस्ट होगा 25%, देन 37%, 37.5%, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 1/4, सबसे पहले आएगा हमारे पास 1/4, राइट। देन हमारे पास आएगा 3/8, 3/8, देन हमारे पास आएगा 1/2, फिर 1/3, एंड देन 3/8, सॉरी 5/6, राइट। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड होगा वो मैं दिखाता हूँ। दूसरा मेथड होगा अगर हम इन सबका एलसीएम लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे ही रेशियो से या फ्रैक्शन से हमारे पास होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे हमारे पास 2 जो बेस में 2, 3, 4, 6 एंड 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 2, 3, 4, अगेन 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3, 1, 1, 1 एंड 2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, और अगर हम इससे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 2/3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, 8, राइट। देन हमारे पास हो जाएगा 1/4 को अगर हम करेंगे तो 6, राइट। देन हमारे पास 5/6 को करेंगे तो 6 डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 5 हो जाएगा बस 20। देन लास्ट हमारा हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। अब हम इसे अरेंज कर सकते हैं। सो अगेन हमारे पास आएगा सबसे पहले 6 जो कि है 1/4 जैसे कि हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा 9, 3/8, देन हमारे पास आएगा 9 के बाद 12, 12 का मतलब है 1/2 यहाँ पे, राइट। देन हमारे पास आएगा 16, देन हमारे पास आएगा 20। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करते हैं आप, आंसर सेम ही होता है। सो यहाँ तक अभी मैं जो भी क्वेश्चन बनाया है वो काफ़ी 95 और मोर देन 95% वो सेम थे जो क्वेश्चन में आए थे। इवन ऑप्शन तक मैंने सेम ट्राई किए हैं। कुछ क्वेश्चन का तो मैं सॉल्व हो गया 100% सेम है, कुछ क्या मोस्टली क्वेश्चन वही मैंने इसमें फ्रेम किए हैं जो सेम थे, राइट। जैसे कि ये है, अब ये मुझे एग्जैक्टली मुझे जब तक पता नहीं होगा मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, तो ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ, उनके डेटा, उनके ऑप्शन, ताकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ला करके मैं करवा सकूँ, ना ही कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चन, राइट। सो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, प्लस मैं ऑक्यूपाइड भी था। प्लस वन मोर थिंग, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे अपडेट मिलती रहे आपको, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाकी मैं जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ऑब्वियसली ये जो फिगर वाले क्वेश्चन और जो मिरर इमेज थी, फिगर सीरीज थी, वो लेकर के आऊँगा और उसे भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच for your time.